हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दिव्या है। मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको आज नोट्स दूंगी और उसके बाद में मैंने इसके लिए क्विज़ रखा हुआ है। सो आर यू गाइज रेडी टू क्विज़? ठीक है, तो आज जो भी मैं आपको बताऊंगी है ना, उसी से रिलेटेड क्विज रहेगा, जिससे आप जान पाओगे कि आपका नॉलेज कितना गेन हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा सकती हूँ, इनफैक्ट आपके दिमाग में पूरी साइकोलॉजी भर सकती हूँ, तो आपका बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ मुझसे जुड़िएगा। तो ये जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, ये एक डेमो कोर्स है जो मैंने वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है। और जब हमसे आप पेड कोर्स में जुड़ेंगे तो आप मुझसे लाइव भी जुड़ सकते हैं और आप मेरे पेड कोर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप मेरा कोर्स बाय करना चाहेंगे। और अगर आप मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपको आगे आने वाले लाइव कोर्स को अटेंड करने के लिए कोर्स के लिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे होगा? अगर आप मुझसे इंटरेस्टेड होंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो आगे का जो पेमेंट का प्रोसेस होगा वो मैं आपको समझा दूंगी, या फिर मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे कि आपको पेमेंट करना या फिर आप आगे के कोर्सेज क्लासेस मुझसे कैसे ज्वाइंट हो पाएंगे, कहाँ से ज्वाइंट हो पाएंगे, वो मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊँगी। ठीक है, तो फिलहाल हम आज अपने डेमो कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे कि हम साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हम 2021 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, करीब अगस्त में ऐसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। तो हमने जो आपको ये कोर्स ये अवेलेबल कराया हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग ही है। तो फटाफट रेडी हो जाइए, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो हम इसमें ये भी जानेंगे, जैसे अभी हमारा पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी में असामान्य मनोविज्ञान को एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये उठेगा कि अंग्रेजी में असामान्य मनोविज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन बहुत सारे होंगे, बट उसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी उठता है इसमें से कि एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए एनोमल शब्द से हुई है, और इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य का नियमित न होना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, असामान्य मनोविज्ञान की मुख्यतः 4 समस्याएं देखने में आती हैं। इसमें से आपको कोई भी एक समस्या उठाकर दे देगा और बाकी सारे एक्टिविटीज़ की आपको प्रोवाइड कर देगा। जो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्या है, एमसीक्यू में होने वाला है, राइट। तो आप ये 4 चीज़ें है ना, ये समस्याएं देखने में आती हैं। पहला क्या है? असामान्य की परिभाषा प्रस्तुत करने की समस्या। मतलब कि जो भी असामान्य होगा, असामान्य स्थिति में होगा, वो क्या करेगा कि सही तरीके से बात नहीं कर पाएगा। जो वो बोलना चाह रहा होगा वो कुछ और ही बोलेगा। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी होगा, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं,
है ना, और उनकी भाषा भी हमें समझ नहीं आती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर कोई उनके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम तक रह रहा है तो वो समझ सकता है कि सामने वाला जो एबनॉर्मल इंसान है वो क्या चाहता है। सेकंड नंबर पे है मनोविकारों का किसी एक सर्वमान्य आधार पर वर्गीकरण करने की समस्या। मतलब सर्वमान्य आधार पर वर्गीकरण करने की समस्या मतलब जो एबनॉर्मल इंसान होगा उसकी एक और क्वालिटी होगी कि वो बाकियों से अलग होगा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो कुछ अटपटा सा बात कर रहा होगा तो वो बाकियों से अलग ही होगा, और जब वो बाकियों से अलग होगा तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल भी जाएगा। थर्ड नंबर पे है मनोरोग निदान में पक्षपात की समस्या। ये बहुत ही टिपिकल है मनोरोग निदान में। मतलब एक उदाहरण आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। इनफैक्ट कहते हैं कि जो खुद पागल होता है वही दूसरों को पागल कहता है ना। बट फैक्ट तो ये होता नहीं है। तो जब हम उसकी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो उसको क्या लगता है कि उसके साथ में ज्यादती हो रही है। मतलब वो अपने आप को नॉर्मल इंसान समझता है, बट हम उसके साथ में जो उसकी सोसाइटी होती है उसको पता होता है कि वो बंदा एबनॉर्मल है, तो उसके लिए बिहेव भी वो वैसा ही करता है। तो जब एबनॉर्मल इंसान की कंडीशन को हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो इलाज होता है उसके लिए जो एबनॉर्मल इंसान होगा क्या समझेगा कि उसके साथ में ज्यादती हो रही है। तो यही होता है मनोरोग निदान में पक्षपात की समस्या। नेक्स्ट है संतुलन चिकित्सा पद्धति के मूल्यांकन की समस्या। ये भी लगभग सेम चीज है, क्योंकि एबनॉर्मल है तो हम उसका इलाज क्यों करवाते हैं, ताकि वो अपनी सोसाइटी में क्या हो, संतुलन बना सके। मतलब जैसे बाकी के लोग होते हैं वो उनमें ढल सके। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, चिकित्सा पद्धति का मूल्यांकन करते हैं। उसमें भी ये एबनॉर्मल इंसान क्या करता है, समस्या उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास असामान्य मनोविज्ञान का महत्व क्या है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान का जो महत्व है वो क्या है। सबसे पहला नंबर पे है इसमें व्यक्तिगत समस्याओं का सुझाव। मतलब जो एबनॉर्मल इंसान होते हैं ना, वो लाइक कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बिना बात के लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो चार लोगों के मन में आपस में मनमुटाव हो जाता है। या फिर आप उसको भी एबनॉर्मल कह सकते हैं जो अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है। सपोज कि कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो कैसे कोई जो रहता है वो थोड़ा पागल टाइप में हो जाता है ना। तो इस तरीके की एबनॉर्मल के बारे में बात हो रहा है। तो ये है व्यक्तिगत समस्याओं का सुझाव। जैसे लाइक कोई किसी को छोड़ के चला जाता है तो वो उसके सदमा लग जाता है उसको, है ना। तो ये हो गया व्यक्तिगत समस्याओं। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करता है ये एबनॉर्मल मनोविज्ञान जो है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। किसके लिए काम करता है ये, एबनॉर्मल पर्सनालिटी के लिए काम करता है। नेक्स्ट है दूसरों को समझना। ये लोगों को समझने के लिए भी कार्य करता है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि इंसान, सामने वाला इंसान वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
एंड 4th नंबर पे है अपराध निरोध और न्याय। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ना झूठ बोलते हैं, है ना। जब पकड़े जाते हैं तो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि कोई भी उस बात को सच मान ले। तो उस क्षेत्र में उस सच का पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की सहायता लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जानने के लिए करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मतलब जैसे छोटे बच्चों का हो गया कि वो उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका जो माइंड डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी अपना कार्य करती है और इसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, ठीक है, समाज सुधार के क्षेत्र में है, धर्म कानून के क्षेत्र में है, व्यवहारिक कुशलता की प्राप्ति। व्यवहारिक कुशलता की प्राप्ति मतलब कि जो पर्सनालिटी हमारे सामने खड़ी है वो व्यवहार सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव है सोसाइटी के अकॉर्डिंग और नॉट। तो ये हो गया महत्व। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू में इसको कैसे पूछा जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमने 10 पॉइंट गिनाए हुए हैं और सिर्फ ये 10 पॉइंट ही काम करते हैं। अब सपोज कि क्या बोला जाएगा कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसका क्या महत्व है। बहुत सारे, जैसे कि इंजीनियरिंग में हो गया, डॉक्टरी में हो गया, मतलब डॉक्टर के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में, या फिर आप कह सकते हो या फिर कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, या जैसे भी शिक्षागत है, शिक्षागत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का महत्व होता है। तो आप क्या बोलोगे, शिक्षागत में, क्योंकि आपने इस 10 पॉइंट में क्या पढ़ा था, शिक्षागत। उसके अलावा समाज सुधार में हो सकता है ना, धर्म को समझने के लिए, कानून समझने के लिए, क्योंकि जब नॉर्मल इंसान रहेगा तभी तो वो धर्म को समझेगा, कानून को समझेगा, बिहेवियर को समझ पाएगा कि कैसा उसे सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, है ना। मानसिक स्वास्थ्य, ये कोई नॉर्मल फिजिशियन तो इसको बता नहीं सकता है, इसको साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं विशेषताएं। विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, सामान्य व्यवहार की विशेषताएं। सामान्य व्यवहार के विशेषताएं। तो पहली विशेषता यह है कि जीवन के यथार्थ उद्देश्य, मतलब सामान्य इंसान की विशेषताएं क्या होती हैं कि उसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, वो जो कार्य कर रहा होगा उसका उद्देश्य होगा। पर जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है उसका क्या होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो मन में आया कर दिया, मनमौजी टाइप में, नो एनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है सुरक्षा की उपयुक्त भावना। सुरक्षा की उपयुक्त भावना मतलब जो नॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ही कंसर्न होता है, मतलब कि उसके अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर के वो काफी ज्यादा सचेत होता है। 3rd नंबर पर है वास्तविकता से प्रभावपूर्ण संपर्क। वास्तविकता से प्रभावपूर्ण संपर्क मतलब जो रियल लाइफ है वो अपने रियल लाइफ में जीता है। पर जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो क्या करता है
कि उसकी कोई एक अलग ही दुनिया होती है, या फिर जिस दुनिया में वो जी रहा है वो दुनिया ही अलग नजरिए से देखता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट आप उनको एबनॉर्मल पर्सनालिटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सामाजिक समझ होता है। जैसे कितने सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव को नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी पड़ी होंगी उनके सामने, फिर भी वो नेगेटिव चीज़ें निकाल ही लेंगे। आप इनको कह सकते हो एबनॉर्मल पर्सनालिटी। या नेक्स्ट उदाहरण अगर मैं दूं, तो जो नॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो उसको फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बट जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो जो काम कर रहा है रियलिटी में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये एबनॉर्मल पर्सनालिटी नहीं सोचता है। कौन सोचता है? नॉर्मल पर्सनालिटी सोचता है। 4th नंबर पर है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। जो नॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो जो पास्ट में गुजर गया है, ऑब्वियस सा बात है कि पास्ट को कोई प्रेजेंट तो बना नहीं सकता, तो पास्ट से क्या कर सकता है? सीख सकता है। और नॉर्मल पर्सनालिटी सीखने का प्रयास करता है, बट एबनॉर्मल पर्सनालिटी अपने पास्ट पे ध्यान नहीं देता है। 5th नंबर पर है व्यक्ति में संगठन और स्थायित्व का होना। तो जो नॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो अपनी सोसाइटी के साथ चलती है, बट एबनॉर्मल पर्सनालिटी सोसाइटी के साथ नहीं चलती। 6 नंबर पर है समुचित संवेगावस्था। मतलब एक लिमिट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होंगी? फीलिंग्स होंगी, अपने लिए होंगी, अपनी फैमिली के लिए होंगी, अपनी सोसाइटी के लिए होगी, कंट्री के लिए होगा, वर्ल्ड के लिए होगा। क्या होगा? फीलिंग्स। बट जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो क्या करती है? उससे कुछ फील नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने फैमिली के लिए या अपने लिए नुकसानदायक काम कर रहा है या फिर लाभ के लिए कर रहा है। बस वो करता है, क्यों करता है ये खुद नहीं जानता। ये है एबनॉर्मल पर्सनालिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये हुआ सामान्य व्यवहार की विशेषताएं, और मैंने इसमें आपको क्या बताया है? असामान्य व्यवहार की विशेषताएं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आप खुद भी देख करके समझ जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। असामान्य व्यवहार की विशेषताएं की बात करें तो अप्रसन्नता से ग्रसित, मतलब बंदा कभी भी खुश नहीं होगा, वो हमेशा रंजी रहेगा, बेकार के नेगेटिविटी उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। उसी को बोलते हैं क्या? एबनॉर्मल पर्सनालिटी बोलते हैं। 2nd नंबर पर है मनोरंजन के प्रति रुचि का अभाव। मनोरंजन के प्रति रुचि का अभाव मतलब मैंने बोला अभी आपको कि जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो कुछ भी कार्य करे जा रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य नहीं है उसका, और जो काम कर रहा है उससे उसको खुशी भी नहीं मिल रही है, उसको वो उसका एंजॉयमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, तो वो एंजॉयमेंट भी फील नहीं करता है। ये हुई एबनॉर्मल पर्सनालिटी। 3rd नंबर पर है असामान्य व्यवहार या व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं। मैंने पहले बताया था आपको सामान्य का, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि सोसाइटी से वो अलग होगा, दिखने में सेम होगा बट बिहेवियर उसका अलग होगा। 4th नंबर पर है अपेक्षाकृत कम कार्यक्षमता। मतलब जो नॉर्मल पर्सनालिटी कार्य कर सकता है वो काम नहीं कर सकता, वो उसमें कैपेबल नहीं होता है, उसकी एबिलिटी कम होती है। पश्चाताप का अनुभव न होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंदा कर तो दे रहा है, क्यों कर रहा है उसको खुद को नहीं पता, तो फिर वो उसे ये कैसे समझ में आएगा कि जो उसने किया है उसके करने से, उस कार्य को करने से उसकी फैमिली पे, उसके खुद पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सोसाइटी को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको नहीं पता होगा। और जब नहीं पता होगा
तो ऑब्वियस सा बात है कि वो पश्चाताप तो करेगा नहीं, है ना। आइए नेक्स्ट जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है ना। इसको पूछा जा सकता है। मैंने जो पढ़ा था अभी कि तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सामान्य और असामान्य, या फिर पहला और दूसरा दोनों, ऐसे करके आपको कुछ भी बना देगा 4 ऑप्शन, बट उसमें क्या है 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य और असामान्य। नेक्स्ट है मनोव्याधि शब्द का क्या अर्थ है। मतलब मनोव्याधि, मन और व्याधि, मन के रोग, व्याधि मतलब रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल द्वारा बताए गए, कोमल आपको पता है कौन है? चलो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कोमल कौन है। मुझे भी पता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सर्च करो, क्योंकि ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। तो कोमल द्वारा बताए गए डी कौन कौन से हैं, इन्होंने डी दे रखे हैं। कितने डी दिए हैं ये भी आपको बताना है। विसामान्यता, खतरा और अप्रक्रिया। विसामान्यता मतलब सामान्यता का उल्टा क्या हुआ, असामान्य, उसी को कहा जा रहा है इस यहाँ पर विसामान्यता। दूसरा है खतरा और तीसरा है अप्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये ना बहुत सारे जैसे नीट वगैरह के एग्जाम हो गए ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नीट के हो गए या फिर जहाँ पे भी साइकोलॉजी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनफैक्ट 12th की क्लास में भी आपको पूछा गया होगा। तो नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से लिया गया है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को सामान्य और असामान्य 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है, सामान्य और असामान्य 2 भागों में बांटा गया है। एक और क्वेश्चन है ये कि एक ध्रुवी विषाद में अवसाद और उन्माद शामिल हैं। एक ध्रुवी विषाद क्या होता है ना इम्पोर्टेंट। एक ध्रुवीय विषाद एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में कभी कोई एक ऐसी चीज़ जो सपोज किसी ने कुछ कह दिया और आपने वो कभी नहीं किया हो, तो क्या करेगा कि वही चीज़ आपके दिमाग में घूमता जाएगा। आप उसी के बारे में सोचते जाओगे और उससे क्या उत्पन्न होगा, अवसाद और उन्माद। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जैविक मॉडल संबंधित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे संबंधित है, जैविक मॉडल से। नेक्स्ट है मनोविकारों का वर्गीकरण यूनेस्को और WHO ने किया है। ये सारे ना पॉइंट्स है जो लाइन बाई लाइन में आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स है और इसी के आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है। ये आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, ठीक है, देखो कंप्लीटली। उसके बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आंसर देने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, नहीं याद रहेगा आपको, तो नहीं बता पाओगे। तो अगर आप बार बार इसको देखे रहोगे तो क्या होगा इससे कि आप आंसर कर पाओगे। और अगर यहाँ आंसर कर पाए तो एग्जाम में तो ऑब्वियस है। और देखो यही आपके पास में ना एक अच्छा जरिया है हाईएस्ट नंबर ले आने का, अचीव करने का। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में कहते हैं कि नंबर नहीं उठते, मार्क्स नहीं उठता है, और सब डिपेंड किस पे होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम पे, कि क्योंकि वो कॉलेज के अकॉर्डिंग देना होता है।
तो उसी के लिए साइकोलॉजी लोग ले लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है और सटीक आंसर देते हो ना, तो इसको साइंस के बराबर ही दर्जा मिलता है साइकोलॉजी को। इनफैक्ट साइकोलॉजी एक पूरी की पूरी साइंस ही है। तो जब अगर साइंस में मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो व्हाई नॉट इन साइकोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट है कोरम के असामान्य व्यवहार वर्गीकरण में विचलन, तकलीफ और दुष्क्रिया आते हैं। कोरम भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने असामान्य व्यवहार के बारे में बोला है। असामान्य व्यवहार के वर्गीकरण करते हुए वो बताते हैं, उन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है इसको, विचलन, तकलीफ और दुष्क्रिया। नेक्स्ट है कि ये रोग ना, जो रोग मैंने अभी यहाँ पे 3-4 बताए हुए हैं आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हवा से एरोफोबिया रोग होता है जो मनोविकृति के अंतर्गत आता है। तो हवा से कौन सा रोग होता है? एरोफोबिया, एरोफोबिया रोग। बंद जगह से क्या आता है? क्लाउस्ट्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया। आग से डरने पे क्या होता है? पेरोफोबिया। ऊंचाई से एक्रोफोबिया, ऊंचाई से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक। ये याद रखना पड़ेगा आपको। जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। नेक्स्ट यहीं पे मैंने उदाहरण दिया हुआ है, नेक्स्ट अर्थ बताया हुआ है, सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्णता के साथ कार्य करना है। तो ये 2 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि ये किसका अर्थ है, तो आप बताओगे कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। इसको याद भी कर लेना, क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजी से रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ना, तो इसका अर्थ पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, जो हमने ऊपर के टॉपिक में कवर किया हुआ था, राइट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? वो सहनशील होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जीवन दर्शन होता है, मतलब जीवन को समझने की काबिलियत होती है उसमें, संवेगात्मक परिपक्वता होता है, मतलब उसे दुख सुख, हंसी खुशी, है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे तरीके से। वो भी वातावरण का ज्ञान, मतलब एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझता है। सामंजस्य की योग्यता होती है, मतलब किसी भी परिस्थिति में कैसे ढलना है, इस बात की योग्यता होती है उसके अंदर। निर्णय करने की योग्यता होती है। जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी होती है वो निर्णय नहीं कर पाती है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है। निर्णय करने की योग्यता, वास्तविक संसार में निवास, मतलब जो वो उसकी कोई दूसरी दुनिया नहीं होगी, मतलब जिस दुनिया में वो जी रहा है वो उसी दुनिया को फील करेगा, ना कि उस दुनिया में किसी और दुनिया को फील करेगा। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान मतलब वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेगा। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, ठीक है, मतलब उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता होगी, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता होगी, ठीक है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, वो अपने आप को समझने में भी योग्य होगा। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझसे नेक्स्ट जुड़ करके बहुत सारे
इसी तरीके से प्रश्नों का आंसर ढूंढ पाएंगे और अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे पूरी किताब रट जाओगे ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रटना क्या है कि जब आपको बहुत सारा लिखना होता है ना, तो आपको समझना होता है चीज़ें, और आप बहुत ही लॉन्ग वे में समझते हो। बट जब आपको एमसीक्यू टाइप में होता है तो परेशानी होती है, क्योंकि कोने कोने से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोना कोना अपने दिमाग में बैठाए रखना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ। अच्छा, अब बात रहे कि लाइव क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो मैं इसी प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी पहले, और जैसे अभी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा जिसमें आप भूलोगे, और जब आप भूलोगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगी, और जब आप भूलोगे ना तो थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होगी कि भाई आपको याद नहीं है, अभी अभी तो पढ़ा था। तो वो ना माइंड बैठा लेता है उस चीज़ को, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे ना, तो 1 महीने में हम सारा कोर्स रट जाएंगे, सब घोल के पी जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझसे नेक्स्ट जुड़ रहे हो, वेरी गुड, आप जुड़ रहे हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।